नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 11 हमारा ये चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका जो पाठ है नौकर। तो इस पाठ में हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये गांधी जी के विषय में लिखा गया आपका एक पाठ है कि किस तरह से गांधी जी अपने जीवन में हर काम को अपने आप करने पर विश्वास करते हैं, यानी कि वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि आप अपना काम दूसरों से करवाएं। वो कहते हैं कि अपने काम को स्वयं करने में जितनी खुशी मिलती है, जितनी प्रसन्नता होती है, उतना किसी और चीज में नहीं मिलती। तो चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अपना चैप्टर का जो आधा भाग है वो हम अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज हम करेंगे। तो परीक्षाएं नजदीक हैं, आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए और जो भी प्रश्न उत्तर आपको यहाँ से कराए जाते हैं उनको फटाफट अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी अपने जिस आश्रम में वो रहते थे उस आश्रम में वो हर काम स्वयं से करना पसंद करते थे। जैसे कि सबसे पहले तो वो गेहूं की पिसाई, यानी कि आश्रम में जो भी लोग रहते थे, अगर वहां पर गेहूं की जरूरत है तो वो सुबह शाम अपने तरह से अपने हाथों से गेहूं की पिसाई कर लिया करते थे। और बर्तन जो है वो खुद साफ करने का के बारे में कहते थे कि अगर आप सारे बर्तन एक साथ साफ नहीं कर सकते तो कम से कम खुद की प्लेट आपको रोज साफ करनी चाहिए। यानी कि पूरा सब एक पूरे चैप्टर का, यहाँ पर ये पूरे पाठ का एक निचोड़ यह है कि हमको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कि दूसरे लोगों को हमें इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए कि वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे काम को करेंगे, या हम दूसरा काम कर रहे हैं तो वो हमारे इस काम को करेंगे। अपने काम को स्वयं करने पर वो ज्यादा विश्वास रखते थे और अपने हर काम को वो स्वयं भी करते थे। और दूसरी बात कि गांधी जी वहां का जो रसोई घर था उसके भंडार का भी काम संभालते थे। तो भंडार की किस तरह से रखवाली करनी है, वहां किस तरह से साफ सफाई रखनी है, रसोई में किस तरह से साफ सफाई रखनी है, इस चीज का भी वो पूरा ध्यान रखते थे। और दूसरी बात ये थी कि उनको जिस तरह से जो रसोई घर है वहां पर उनको पता था जो सारी सब्जियां हैं, फल हैं या अनाज, दालें हैं, उनको सभी की पौष्टिकता का ज्ञान था। देखिए, वो एक बैरिस्ट्री करे हुए व्यक्ति थे, यानी कि उन्होंने वकालत पढ़ी हुई थी अच्छा खासा, उनको उस चीज से इनकम भी उनकी थी, लेकिन फिर भी वो घर के जो छोटे बड़े काम होते हैं, छोटी बड़ी चीजें होती हैं, उन पर वो अपना ध्यान लगाए रहते थे। तो जब रसोई जो थी वहां पर भी वो देखते थे कि जो लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, फल सब्जियों को धोकर काट रहे हैं या नहीं, ज्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और यहाँ पर जो लोग थे, आश्रम के जो लोग थे, गांधी जी उन्हें स्वयं के हाथों से खाना परोसते थे। यानी कि जब भी लोग पंगत में बैठते थे तो गांधी जी स्वयं ही उन्हें भोजन परोसते थे। और कई बार लोगों को मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह की जो बॉयल सब्जियां होती है या बॉयल खाना खाना, क्योंकि वो कहते थे कि सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, जिससे उनके पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। खाने में ज्यादा नमक, तेल, मिर्च नहीं खानी चाहिए। और तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो आश्रम की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते थे, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते थे। और कई बार लोग इस चीज का बुरा भी मानते थे, लेकिन क्योंकि गांधी जी सभी के लिए एक जैसे थे, वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे कि ये कैसा व्यक्ति है या ये क्या काम करता है, वो सभी को एक समान मानते थे। वो कहते थे कि कोई भी छोटा या बड़ा इंसान नहीं होता है। और आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था
कि वो कहते थे कि व्यक्ति, सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर एक बताई थी कि व्यक्ति जब तक शरीर से बिल्कुल लाचार ना हो, यानी कि अगर वो शरीर से लाचार है, वो चल फिर नहीं सकता है, वो उठ नहीं सकता है, वो खा पी नहीं सकता है, तब जाकर वो दूसरा काम नहीं कर सकता या शारीरिक श्रम नहीं कर सकता। लेकिन जब तक व्यक्ति शरीर से लाचार नहीं है, जब तक उसको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक से खा पी रहा है, तो उसको अपना दैनिक शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। दैनिक शारीरिक श्रम के अंतर्गत आता है कि वो जहां पर रहता है उस स्थान की साफ सफाई कम से कम कर ले, जो वो खाना खाता है उन बर्तनों को वो कम से कम धो ले, अपने शरीर पर स्वच्छ कपड़े पहने, और जो कपड़े पहने हैं वो उन्हें स्वयं से, जो पहने हुए कपड़े हैं वो उन्हें स्वयं से धो ले, या फिर जो उसका बाकी का जो काम है, अगर वो साथ में रहता है तो लोगों के साथ उठना बैठना और बातचीत करना और लोगों की हेल्प करना, सहायता करना, या कोई भी सामूहिक कार्य अगर हो रहा है तो उसमें अपनी सहभागिता देना। तो उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि बूढ़ा होने के कारण या मतलब लोग उनसे कहें कि आप बूढ़े हैं और आप कमजोर हैं, आप बीमार हैं, तो आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे। तो एक बार आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने एक किस्सा पढ़ा था कि किसी तालाब में भराई का काम चल रहा था और बहुत सारे जो साथी थे गांधी जी के वो उसी काम में लगे हुए थे, और सुबह सुबह वो लोग सुबह का काम खत्म करके फावड़ा, कुदाल, टोकरियां लेकर जब वो जाते थे और उसके बाद वो पूरा मेहनत का काम करके जब वापस आते थे, तो गांधी जी उनके लिए नाश्ते की तस्तरियां तैयार रखते थे, यानी कि जिसमें फ्रूट्स होते थे और नट्स होते थे, यानी कि हेल्दी चीजें वो उनके लिए रखते थे। तो एक साथी ने उनके कहा कि आप हम लोगों के लिए ये कष्ट क्यों करते हैं, क्योंकि गांधी जी उम्र में सबसे बड़े थे और बुजुर्ग भी थे और एक पेशे से भी वो वकील थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए ये कष्ट क्यों करते हैं। तो गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि तुम लोग थके मांदे हो और तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। यानी कि गांधी जी ये कहते थे कि अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको लग रहा है कि वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो अगर आप उसकी मेहनत में उसका साथ नहीं दे रहे, तो कम से कम जो उसकी मेहनत उसने मेहनत की है उसमें उसको उससे लड़ने के लिए उसको प्रोत्साहन तो दो कम से कम। तो गांधी जी एक यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाते थे कि हाँ, अब तुमने अच्छा काम किया है और तुमने बहुत अच्छी मेहनत तुमने की है। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने यहाँ पर बताई। और दूसरा, हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो भी क्या करते थे, वो भी भारतीय जो लोग थे, जाने माने नेता के रूप में गांधी जी को भारतीय प्रवासियों की जो मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए, एक बार क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय थे, ठीक है, उनके जो जाने माने नेता के रूप में, कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में, जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जी को संपूर्ण विश्व जानता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में, या भारत के एक राजनेता के रूप में, या भारत के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में। तो इस तरह से जो अफ्रीका में जो रहने वाले भारतीय लोग थे उनके जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। यानी कि जो लोग अपने देश से बाहर रहते हैं तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में कुछ जो भारत के लोग रहते थे उनकी कुछ मांगे थी वहां पर, यानी कि वहां पर उनको कुछ जरूरत थी, किसी चीज की जरूरत होगी, या छोटी मोटी चीजें नहीं होती, कुछ बड़ी मांगे, यानी कि कुछ उनको कुछ अधिकार वहां पर चाहिए थे। तो उन्हीं मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए जब एक बार गांधी जी लंदन गए तो वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। तो वहां पर जो भारतीय छात्र थे उन्होंने गांधी जी को शाकाहारी भोज में निमंत्रण दिया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था।
तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। तो जो छात्र थे उन्होंने सोचा कि हमारे इतने बड़े प्रतिनिधि के रूप में, हमारे एक मुखिया के रूप में, हमारे देश से हमारे एक भारतीय एक नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े नेता है, और वो गांधी जी के बारे में सभी लोग सब कुछ जानते थे कि वो किस तरह से सत्यवादी है, अहिंसा प्रिय है, और ये सारी चीजें जो हमने इससे पहले पढ़ी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भोज रखा गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में, और उसमें उन्होंने शाकाहारी भोजन बनाया। शाकाहारी यानी कि जो केवल फल, सब्जियों और अनाज से निर्मित होता है, ठीक है। और इस अवसर पर छात्रों ने सोचा कि वो किसी भी बाहर के लोगों को हलवाई के रूप में, यानी कि बाहर के लोगों को वो खाना बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे, वो स्वयं ही भोजन तैयार करेंगे। तो जब तीसरा पहर बीता, यानी कि जब दोपहर यानी कि दिन का टाइम जब समाप्त हो गया, तीसरा पहर यानी कि शाम के टाइम पे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। एक दुबला पतला आदमी आया और उनमें शामिल हो गया और उनके साथ तस्तरियां धोने यानी कि प्लेट्स धोने और सब्जी को साफ करने और अन्य छुटपुट कामों में उनकी मदद करने लगा। तो बाद में जब छात्रों का नेता वहां आया, जब बाद में छात्रों का जो नेता था, छात्र नेता जो था, यानी कि उन छात्रों का भी एक जो मुख्य छात्र था, मुखिया था, वो वहां पर आया और देखता है कि दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो उन्होंने क्या देखा, क्योंकि बाकी बच्चे शायद नहीं पहचानते थे गांधी जी को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा फोटोज नहीं हुआ करती थी, इतनी ज्यादा तस्वीरें लोग नहीं खींचते थे, सोशल मीडिया नहीं था कि एक बार एक तस्वीर खींचो और वो थोड़ी ही देर में पूरे देश में, पूरे विश्व भर में वायरल हो जाए। तो ऐसा कुछ भी उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था। तो गांधी जी को शायद जो बाकी बच्चे थे उन्होंने नहीं देखा होगा। तो जो छात्र नेता था वहां पर, जब वो आया और उसने देखा कि ये जो दुबला पतला आदमी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि भोज में निमंत्रित सम्मानित अतिथि, यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में आज शाम को जो आने वाले थे, निमंत्रित किए गए थे, वही गांधी जी थे। और गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। यानी कि देखिए गांधी जी ने वहां पर क्या किया, गांधी जी ने वहां पर शायद वो जल्दी पहुंच गए होंगे, और ताकि बच्चों को बच्चों को ना लगे कि गांधी जी से काम करवाया जा रहा है, या उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, या उनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो, बच्चे मेरे लिए इतना ज्यादा सोचते हैं तो मैं इनकी थोड़ा सा हेल्प कर दूं। ये सोच के उन्होंने बच्चों के ग्रुप में शामिल होकर उनके साथ काम करने वो लगे थे कि ये अकेले क्या क्या करेंगे। तो देखिए गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत ज्यादा सख्त थे। गांधी जी को ये सबसे बुरी बात लगती थी कि अपना काम दूसरों से करवाया जाए, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी को अपने लिए, यानी कि अपना जो भी काम है वो दूसरों से करवाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे, एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ और उसके बाद जब गांधी जी अपने डेरे पर पहुंचे तो रात हो गई थी, और सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, और उस समय रात के 10 बज रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बारी जब वो किसी सम्मेलन से लौटे, किसी सभा से लौटे, तो रात हो गई थी बहुत ज्यादा। तो सोने से पहले वो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, और उस समय रात के 10 बज रहे थे। तो एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। तो एक कार्यकर्ता गया और उसने दौड़कर गांधी जी के हाथ से वो झाड़ू ले लिया। यानी कि उनको बिल्कुल भी शर्म, झिझक या बिल्कुल भी अजीब नहीं फील होता था कि वो कुछ काम कर रहे हैं।
वो जहां पर भी उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ काम है तो वो बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए उस काम को वो चुपचाप कर लिया करते थे। ठीक है, तो जो उस कार्यकर्ता ने देखा कि अरे बाप रे, रात के 10 बजे हुए हैं और गांधी जी इस टाइम पे अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं, तो वो दौड़कर वहां गया और उसने गांधी जी के हाथ से वो झाड़ू और वो सफाई करने का जो सामान था वो सब ले लिया। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, यानी कि जब गांधी जी गांवों का दौरा कर रहे होते हैं, तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। यानी कि क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, बहुत ही ज्यादा वो इस बात को मानते थे कि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो रात के समय यदि वो पत्र लिख रहे हैं या कोई और लेखन कार्य कर रहे हैं, तो गांव में उस समय पे बहुत ज्यादा बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो लालटेन जलाकर लोग अपना काम चलाया करते थे। तो अगर सब लोग सो चुके हैं और लालटेन में भी तेल खत्म हो गया है और उनका पत्र अगर शेष है, तो चंद्रमा की रोशनी में ही वो अपने पत्र को पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। और लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को जगाते नहीं थे, यानी कि क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की जो मेहनत थी उसकी कद्र करते थे, उसके बारे में सोचते थे कि जिस तरह से मैं दिन भर काम कर रहा हूं उस तरह से ये भी दिन भर काम कर रहा है। तो वो इस बात को कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि ये मेरा कार्यकर्ता है, ये मेरे लिए काम करेगा, ये मेरे लिए कोई भी चीज लेकर आएगा। तो वो किसी को भी उठाना उस टाइम पे सही नहीं समझते थे और चुपचाप जाकर चंद्रमा की रोशनी में ही लिख लिया करते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। जब नौखाली पद यात्रा शुरू हुई तो उस समय गांधी जी ने अपने शिविर में, जो गांधी जी ने शिविर लगाया हुआ था, उसमें उन्होंने केवल 2 ही लोगों को रहने की अनुमति दी और इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। तो इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाखरा बनाने की विधि बताई। तो खाखरा जो है वो गुजराती एक डिश होती है। जिस तरह से हर राज्य की अपनी अपनी कुछ प्रसिद्ध डिश होती है, प्रसिद्ध भोजन होता है, पकवान होता है, तो उसी तरह से गुजरात की एक फेमस डिश है खाखरा। तो जो वहां पर शिविर में उनको काम करने वाले 2 व्यक्ति दिए गए थे, उनको नहीं पता था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। तो इस पर गांधी जी ने बिल्कुल उनको ऐसा नहीं कहा कि आपसे नहीं होता या आपको क्यों नहीं आता। वो चुपचाप गए और जैसे एक निपुण रसोइया, यानी कि जैसे कोई ट्रेंड व्यक्ति किसी को ट्रेनिंग देता है, उसी तरह से उन्होंने जाकर उन्हें खाखरा बनाने की विधि बताई। और उस समय गांधी जी की अवस्था जो थी वो 78 वर्ष की थी। उस समय गांधी जी 78 वर्ष के थे, 78 यानी कि 78 ईयर्स के थे उस समय गांधी जी। तो सोचिए 78 ईयर्स में भी उन्होंने अपने अंदर का जो एक जोश था, अपने अंदर का जो देखिए इंसान कभी भी बूढ़ा शरीर से नहीं होता। अगर वो अपने आप को मन से बीमार मान लेता है, अगर वो अपने आप को मन से बूढ़ा मान लेता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता है, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगता है। अगर आपका मन एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है, गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। गांधी जी को जो बच्चे होते हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने बच्चों के 2 माह के बाद, जब बच्चे 2 माह के हो गए, क्योंकि 2 माह तक बच्चे काफी छोटे होते हैं, उनकी केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, तो 2 माह के बाद उन्होंने अपने बच्चों की केयर करने के लिए किसी भी दाई को नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे का जो विकास होता है उसके लिए माँ बाप का प्यार
और उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आजकल के टाइम में क्या होता है कि हम बच्चा जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से उसकी आया लग जाती है और सारे जो काम होती है वो आया ही देखती हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों ही वर्किंग होते हैं और वो अपने बच्चे के इन छोटे बड़े कामों में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से बच्चे का विकास भी उसी तरह से होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता जितना वो बाकी के सोसाइटी से होता है, या कहें तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसको बहुत सारे गैजेट्स दे दिए जाते हैं, जिस तरह से मोबाइल फोन, टैब या और बाकी चीजें, ताकि वो व्यस्त रहे और अपने कामों को आसानी से कर पाए। तो इससे क्या होता है, वो केवल सोशल मीडिया के द्वारा बाहर के लोगों से कनेक्ट होता है और अपने माँ बाप से थोड़ा सा उसकी दूरी जो है बन जाती है, और वो उतना ज्यादा वो नहीं जान पाता कि किस तरह से नैतिक मूल्य भी उसके अंदर उतने ज्यादा नहीं आ पाते, कि क्योंकि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, किस तरह आपको बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह छोटों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा नहीं सीख पाता है। तो गांधी जी ये मानते थे कि बच्चे का जो सही विकास होता है, एक बच्चे का सही विकास उसके माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल से होता है। यानी कि जो माँ बाप बढ़ते वक्त माता पिता का प्रेम जो उसे मिलता है और जो उनकी देखभाल उसे मिलती है, वही बच्चे के सही विकास के लिए अनिवार्य होती है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला सकते थे और बहला सकते थे। तो अक्सर क्या होता है कि पिता जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चे से डिस्कनेक्ट होते हैं, यानी कि उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अक्सर वो बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में। और माता जो होती है वो बच्चों का अच्छे से वो देखभाल करती है, दिन भर वो उसको खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है और बहलाती है, फुसलाती है, चीजों के साथ खेल खिलाती है। तो इस तरह से बच्चे माँ से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो गांधी जी थे वो अपने बच्चों की देखभाल बिल्कुल माँ की तरह करते थे, यानी कि बच्चों को खिलाना पिलाना और उनको किस तरह से बहलाया फुसलाया जाता है, रोने से चुप कराया जाता है और खाली वक्त पर उनके साथ खेला जाता है। तो एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। जब एक बार वो दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटे और उन्होंने देखा कि जो उनके मित्र की पत्नी थी श्रीमती पोलक, वो बहुत ही दुबली पतली और कमजोर हो गई थी, और उनका जो बच्चा था वो उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था। वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। तो जो उनका मित्र थे, उनकी जो पत्नी थी पोलक, उनका जो बच्चा था वो, क्योंकि इतना ज्यादा माँ से बच्चे कनेक्ट रहते हैं, माँ के साथ ही वो ज्यादा रहते हैं, पिता के साथ वो ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, तो माँ से ज्यादा उनकी कनेक्शन हो जाती है। थोड़ा सा भी रोएगा माँ के पास, थोड़ा सा भी भूख लगी माँ के पास, गिर गया माँ के पास, या कोई और चीज तो माँ के पास। तो वो हर समय अपनी माता के पास ही रहता था और उनका दूध वो नहीं छोड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो माता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। कैसे? क्योंकि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और वो पूर्ण रूप से अपने भोजन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, और सारा दिन वो घर का काम भी करती थी और अपने बच्चे को भी संभालती थी। तो जब गांधी जी लौटे तो उन्होंने देखा कि इस तरह की सिचुएशन है, तो उन्होंने उसी रात से बच्चे की पूरी देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया कि आज के बाद बच्चे की देखभाल मैं करूंगा। सारा दिन वो बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे, और वो देखते थे कि बच्चा अपनी माता के पास सोया है, और वो वहां से उठाकर अपने बिस्तर पर रख देते थे। और वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वे उसे पिला सके। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चा कभी भी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात भर आराम से सोता रहता।
एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की और वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। तो गांधी जी जो थे वो अपने बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा मानते थे, अपने बड़ों का आदर सत्कार करते थे, अपने बड़ों की सेवा करते थे। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे वो वहां पर गोखले गांधी के साथ रहते थे और उनके साथ वो कभी कभी उनके कपड़ों पर इस्त्री भी कर दिया करते थे, यानी कि प्रेस भी कर दिया करते थे और उनका बिस्तर भी लगा दिया करते थे और उनको खाना भी परोसा करते थे और उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। गोखले जी जो थे वो बहुत मना करते थे कि मत किया करो ये सब, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्हें गंदे पखाने साफ वहां पर उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। तो एक बार गांधी जी कांग्रेस के एक अधिवेशन में गए और वहां पर उन्होंने बहुत सारे जो गंदे कमरे थे और कपड़े थे वो सारे साफ किए और उसके बाद उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं, क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, जैसे अभी हमें कहीं पर भी कोई शिकायत होती है, किसी भी ऑफिस से कोई शिकायत होती है, किसी भी नेता से कोई शिकायत होती है या किसी भी मंत्री से कोई शिकायत होती है या किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत होती है, तो हम फटाफट क्या करते हैं, मेल डाल देते हैं या मैसेज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारा जो लेटर है वहां पर पहुंच जाता है, कार्यवाही बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन पहले के समय में अगर आपको कोई भी सरकारी काम करवाना है या किसी भी अधिकारी से बात करनी है, किसी भी मंत्री से बात करनी है, किसी भी बड़े स्तर पर अगर आपको बात करनी है, तो आपको वहां पर पत्र भेजना पड़ता था और काफी टाइम बाद उस पत्र का जवाब आपको मिलता था। तो इसी तरह से वो जो नेताजी थे उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है, क्योंकि वो नेताजी हैं और शायद उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पत्रों को पढ़ सके, उनका जवाब दे सके। तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई भी ऐसा कारकुन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा लिखने वाला व्यक्ति नहीं है जिसे मैं ये काम दे सकूं। क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो? तो तब गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यानी कि मैं किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं घबराता जिसे मैं नहीं कर सकता हूं। और यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने नेताजी की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा के काम से खुश किया। और जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। क्यों रखते थे हरिजन को? क्योंकि उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए और इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तो वो कहते हैं कि जब भी अगर किसी सहायक की जरूरत होती है तो वो किसी हरिजन को वहां पर रखना पसंद करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमें काम के लिए कोई मजदूर नहीं चाहिए,
हमें जो भी व्यक्ति हम अपने काम के समान काम के लिए रखेंगे उसको हम अपने भाई के समान मानेंगे। यानी कि इसमें कुछ हमें कठिनाई हो सकती है, यानी कि कभी कुछ चोरियां हो सकती हैं या कभी और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो सर्वथा निष्फल नहीं होगी। यानी कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, तो हमारी जो कोशिश है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही निष्फल जाएगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल भी इस तरह की भावना ही नहीं थी कि वो किसी से अपना काम करवाने की सोचें या किसी को नौकर की तरह ट्रीट करें या किसी को काम करने वाले व्यक्ति की तरह पेश आए कि तुम ये करो तुम वो करो। वो जिससे भी मिलते थे, जो भी उनके साथ रहता था, वो उनके साथ एक भाईचारे के रूप में रहता था। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। जब एक बार अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन में गांधी जी को जेल जाना पड़ा, तो उनके कई जो साथी कैदी थे, क्योंकि वो एक भारत के बहुत ही बड़े नेता थे और बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, सारे आंदोलन वो भारत की आजादी के लिए चला रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे दिल से जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे, तो उनको भारत के सभी लोग उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में देखते थे। तो एक बार जब भारत की जेल में उनको रखा गया तो कई उनके जो साथी कैदी थे उनको उनकी सेवा टहल का काम दिया गया कि तुम इनकी खाने पीने का, रहने का, सब चीज का ध्यान रखोगे। तो एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तो उस समय घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया गांधी जी के ऊपर ये पूरा पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से एक बार इस अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ वो काफी दिनों तक ठहरे और उसके बाद जब गांधी जी चलने लगे तो वहां पर उन्होंने नौकरों से विदा ली। जब पूरा घर उनको विदा करने के लिए बाहर आया हुआ था तो वहां पर उनके जो नौकर थे वो भी वहां पर आए और उन्होंने नौकरों से कहा कि मैं कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, यानी कि मैं हमेशा नौकरों को, यानी कि जो मेरे सहयोगी होते हैं, मेरे साथ काम करने वाले होते हैं, मेरी हेल्प करने वाले होते हैं, उनको मैं हमेशा अपना भाई या बहन ही मानता हूँ और तुम लोगों को भी मैं अपना भाई या बहन ही समझता हूँ। और तुमने जो भी मेरी सेवा की है, यानी कि इतने दिनों तक मैं यहाँ पर रहा, तो इसमें जो भी तुमने मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान देना, यानी कि उसका मैं कोई प्रतिदान, यानी कि उसका मैं तुम्हें कुछ मोल नहीं दे सकता, लेकिन ये इसको देने की मेरी सामर्थ्य ही तुम नहीं है। क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकते हैं। तो पैसे देकर काम करवाना उन्हें बिल्कुल भी इस तरह से पसंद नहीं था कि वो किसी और को पैसे देकर अपना काम कराएं। तो उन्होंने कहा कि प्रतिदान देना, यानी कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ सेवा करूं, तुम्हारी कुछ सेवा करूं, ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यानी कि जितनी भी आपने मेरी सेवा की है, ईश्वर यानी कि भगवान ये सब देख रहे हैं और भगवान तुम्हें इस चीज का पूरा फल देंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है नौकर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और आपने पूरे चैप्टर में देखा
उसमें आपने पूरे चैप्टर में आपने देखा कि गांधी जी जो है वो किस तरह से अपना काम स्वयं करने पर विश्वास करते हैं, और अगर उनका काम कोई कर भी रहा है तो वो उसका पूर्ण दिल से धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस व्यक्ति को उसके हिस्से की जो खुशी है, उसके हिस्से का जो सुख है वो प्राप्त हो सके। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लेखिका के बारे में अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो लेखिका जी के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि अनु बंदोपाध्याय 1917 से 2006 यानी कि 1917 में इनका जन्म हुआ और 2006 में इनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने टेक्ड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका जी ने गांधी जी के दिनचर्या और उनके कार्यों को रोचकता से लिखा है, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता था। तो जैसे कि यहाँ पर पूरा पाठ आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके किसी भी राष्ट्रपिता होने या स्वाधीनता के निर्माता होने के बारे में इस पाठ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरे पाठ में देख सकते हैं हर एक पंक्ति जो गांधी जी के बारे में लिखी गई है वो हर एक पंक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ बताती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन प्रश्नोत्तरों को हम फटाफट से कर लेंगे। तो जैसे कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? देखिए, जो आश्रम में गांधी जी से मिलने कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे वो क्या कर रहे थे, वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे और उन्हें अंग्रेजी में बोलने से बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमें अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो गांधी जी इस बात को भांप गए थे, इस बात को समझ गए थे और उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप कुछ काम करना ही चाहते हैं, मेरी हेल्प करना ही चाहते हैं, तो जो थाली में रखे हुए गेहूं हैं आप उन्हें साफ कर दीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर छोटा सा प्यारा सा और सटीक उत्तर लिख सकते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में आए ऐसे 3 प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तो आपने पाठ पढ़ लिया है और आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो जब उन्हें भोज पर बुलाया गया था रात्रि के समय, तो उससे पहले ही पहुंचकर उन्होंने छात्रों की मदद करना, उनके साथ तस्तरियां धोना, सब्जी कटवाना और बाकी के काम करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? तो उन्होंने बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और रात को बच्चे को अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया, जिससे कि श्रीमती पोलक के बच्चे ने उनका दूध पीना छोड़ दिया। तो कम शब्दों में सटीक उत्तर आप लिखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इस पाठ को पढ़कर लिखिए। तो पाठ पढ़ लिया है, तरीके भी आप समझ गए हैं, तो इसको आप स्वयं से करेंगे। तो ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज इस पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, खास तौर पर क्योंकि ये अभी आप छोटे बच्चे हैं, अगर ये सारी चीजें अगर आप अभी से अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर आप गांधी जी का पाठ देख रहे हैं, इसमें आपने देखा कि एक एक पंक्ति हमें कुछ न कुछ सिखा रही है, कुछ न कुछ बता रही है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी लगभग हमने कर लिए हैं। बहुत ही इजी, सरल है। अगर आपने पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। फिर भी अगर पाठ के प्रश्नोत्तर करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।